गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर जनरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेवफॉर्म। ठीक है, इट मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेरा सिग्नल वेवफॉर्म जनरेट करेगा और उस वेवफॉर्म को एनालाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस पूरे मॉडल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? सिग्नल जनरेटर में हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एफ ऑसिलेटर देखेंगे, एफ साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर देखेंगे। ठीक है, देन हम लोग फंक्शन जनरेटर देखेंगे। फंक्शन जनरेटर में हम लोग दो तरह का फंक्शन जनरेटर देखेंगे, एक स्क्वायर एंड पल्स जनरेटर और दूसरा स्वीप जनरेटर। देन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइजर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या क्या एनालाइजर पढ़ेंगे? वेव एनालाइजर, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर एंड स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्नल जनरेटर से। What is signal generator? So signal generator is an electronic test instrument that create और जनरेट आइदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वेवफॉर्म। तो सिग्नल जनरेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो जनरेट कर रहा है मेरा कंटिन्यूस और बोल सकते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वेवफॉर्म। ठीक है, सो इस पे जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट शेप और एम्पलीट्यूड का था। इट मीन्स सिग्नल जनरेटर मेरा सेम टाइप ऑफ वेवफॉर्म जनरेट नहीं करता, वो डिफरेंट टाइप का वेवफॉर्म जनरेट करता है विथ डिफरेंट शेप एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर जितने भी टाइप्स के होते हैं बेसिकली उसको हम लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए और सर्विसिंग और रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को चेक करना है तो हम लोग बेसिकली उसको कैसे किससे टेस्ट करेंगे? बाय यूजिंग सिग्नल जनरेटर। जो सिग्नल जनरेटर होता है उसको हम लोग ऑसिलेटर से भी जानते हैं। जो ऑसिलेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक पीरियोडिक सिग्नल प्रोड्यूस करने वाला सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सिग्नल जनरेटर भी एक ऑसिलेटर है क्योंकि वो एक रिपीटिंग सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ऑसिलेटर होता क्या है? ठीक है, तो ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है? ये एक सर्किट होता है जो प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूस रिपीटिंग अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म विदाउट एनी इनपुट। बिना किसी इनपुट के ये एक वेवफॉर्म जनरेट करता है जो कि मेरा रिपीटेड वेवफॉर्म होता है। ठीक है, सो ऑसिलेटर पे बेसिकली जो प्रिंसिपल क्या होता है उसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा था? ये क्या करता है? यूनि डायरेक्शनल जो करंट फ्लो होता है जो कि डीसी सोर्स के थ्रू मिला है उसको वो क्या करता है? अल्टरनेटिव वेवफॉर्म पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन वो जो अल्टरनेटिव वेवफॉर्म पे कन्वर्ट करता है वो एक डिज़ायर फ्रीक्वेंसी पे होता है और उस जो फ्रीक्वेंसी जो डिसाइड होता है वो मेरा सर्किट कंपोनेंट्स करता है। ठीक है, इसका जो डिज़ायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है वो एक जो भी सर्किट पे कंपोनेंट्स लगे तो है ना वो डिसाइड करता है इसको। ठीक है, सो बेसिक प्रिंसिपल अगर हम लोग को जानना है ऑसिलेटर के अंदर क्या हो रहा है तो हम लोग वो देख सकते हैं एलसी टैंक सर्किट के थ्रू। ठीक है, ये एलसी टैंक सर्किट देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो इसके थ्रू हम लोग इसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखें तो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग करने के लिए एक एलसी टैंक सर्किट लिए। एलसी टैंक सर्किट पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंडक्टर है और कंप्लीटली प्री चार्ज्ड कैपेसिटर यूज़ किया। इट मीन्स जो कैपेसिटर है वो मेरा फुल्ली चार्ज्ड है। ठीक है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर यूज़ किया और एक इंडक्टर यूज़ किया। ठीक है, अब फर्स्ट ये जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा? फर्स्ट कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज वाया इंडक्टर। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा? यहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक है, विच रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज स्टोर था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है कैपेसिटर में। तो यहाँ से क्या हुआ? वो डिस्चार्ज करना शुरू किया इंडक्टर के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो मेरा किस पे कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, विच कैन बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड हो गया इंडक्टर के अंदर। वंस द कैपेसिटर डिस्चार्ज कम्प्लीटली, अब जैसे कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा देन इस सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि मेरा यहाँ कैपेसिटर जो हो रहा है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है और इंडक्टर मेरा फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक है, हैंस बाय देन द स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच हैव टू जनरेट बैक ईएमएफ। इट मीन्स अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्टोर्ड हो गया। तो इनिशियली जो कैपेसिटर से जब मेरा करंट फ्लो कर रहा था, जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तो मेरा यहाँ पे स्टोर्ड हो रहा था विथ पोलैरिटी प्लस माइनस, इस तरह के पोलैरिटी में इंडक्टर पे मेरा चार्ज स्टोर्ड हो रहा था।
अब क्या करेगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट करेगा विथ अपोजिट पोलैरिटी, विथ अब इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इंडक्टर का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, ये था, अब यहाँ चेंज होके ये आ गया। अब ये क्या करेगा, फिर से डिस्चार्ज करना शुरू करेगा थ्रू द कैपेसिटर, और उस पर जो करंट फ्लो होगा वो इन द सेम डायरेक्शन जो कि प्रीवियस केस में था, ठीक है। प्रीवियस केस में अगर हम लोग देखें, प्रीवियसली इस तरह का डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था और मेरा पोलैरिटी ये था। अब क्या होगा, इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। पोलैरिटी मेरा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में फिर से इंडक्टर के थ्रू इंडक्टर से करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के थ्रू। अब ये कैपेसिटर क्या होगा, फिर से चार्ज करना शुरू करेगा, ठीक है। So this current flow through the circuit continuously until the electromagnetic field collapse with the result in the back conversion of the electromagnetic. It means ये कब तक ऐसा होगा, जब तक मेरा जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ जो स्टोर था वो मेरा पूरा फुल्ली कम्प्लीटली डिस्चार्ज ना हो जाए, जब पूरा ख़त्म ना हो जाए तब तक ये इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। देन तब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फिर ये कैपेसिटर क्या करेगा, अपने थ्रू यहाँ से चार्ज कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करना थ्रू करेगा इंडक्टर के थ्रू। फिर इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएंगे, देन ये फिर से डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बिना किसी इनपुट के यहाँ पे एक वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है विथ ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरेट कर रहा है, इनिशियली कैपेसिटर कर रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर इंडक्टर कर रहा है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर कैपेसिटर कर रहा है, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस ये रिपीट होते रहता है। लेकिन देखिए जो इनिशियली मेरा प्री चार्ज कैपेसिटर था, क्या उतना फिर से चार्ज हो पाएगा, क्वेश्चन ये है। नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो सर्किट में कंपोनेंट्स लगे जैसे रेजिस्टेंस वगैरह के चलते लॉसेस होता है, जिसके वजह से जो फर्स्टली मेरा कैपेसिटर चार्ज था वहाँ तक चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा था वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है, और एक टाइम पे क्या होता है ये ज़ीरो तक भी चला जाता है। मीन्स इनिशियली तो मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक था, फिर रिड्यूस होके यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर धीरे धीरे ये ज़ीरो तक चला जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक सर्किट, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर नाउ कैपेसिटर will would have charge with the opposite polarity due to which one get oscillate waveform as the output, ठीक है। However, the oscillation which arises due to interconversion between two energy form cannot continuous forever, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू फॉरएवर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। क्यों होता है एनर्जी लॉस, ड्यू टू जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के चलते होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वो डिक्रीज करता है और जीरो तक चला जाता है, विच मेक देम डैम्प्ड इन द नेचर, ठीक है। वो क्या होता है, डैम्प इन नेचर लेकर आता है, ठीक है। So this indicate in order to obtain oscillation which are continuous and constant amplitude one need to compensate of the energy loss, ठीक है। अगर हमको continuous amplitude चाहिए तो हमको क्या करना है, जो भी एनर्जी लॉसेज हो रहा था उसको कंपनसेट करना होगा, ठीक है। अगर हम उसको कंपनसेट करेंगे तो मेरा हमेशा वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा। Nevertheless, it is to be noted that the energy supplied should be precisely controlled and must be equal to the energy lost in order to obtain the oscillation with constant amplitude, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंट्रोलर यूज़ करेंगे जो कि मेरा जितनी भी एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट कर रहा है। तो जैसे कंपनसेट करेगा तो मेरा जो भी ऑसिलेशन था वो हमेशा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो मेरा ऑसिलेटर के थ्रू परफॉर्म करेगा ऑसिलेटर की तरह, ठीक है। और यहाँ पे मेरा हमेशा ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। सो an electronic circuit used to generate output voltage with constant amplitude and constant desired frequency is called as an oscillator. It means ऑसिलेटर क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जो जनरेट करता है मेरा वेव फॉर्म विथ कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड
एंड कांस्टेंट डिजायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन्स अगर हम कभी भी ऑसिलेटर का बात कर रहे हैं तो ये पीरियोडिक सिग्नल तो जनरेट कर रहा है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उस तरह के सर्किट को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर। ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से बोल सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेव फॉर्म जनरेटर। ठीक है, वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है विच इनकॉपरेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। इट मीन्स ये एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो बेसिक बिहेवियर हम लोग एलसी सर्किट में देखें कि सी मेरा जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो वो डिस्चार्ज होता है इंडक्टर के थ्रू। जब वो डिस्चार्ज होता है तब इंडक्टर क्या होता है, मेरा चार्ज होना शुरू होता है, फिर इंडक्टर चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर इंडक्टर अपना एनर्जी डिस्चार्ज करना थ्रू करता है कैपेसिटर के थ्रू। तो ये प्रोसेस मेरा रिपीट कर रहा था, बट ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आए, तो उसके लिए हम लोग सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग लिया है जिसका गेन ए है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से हमको आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आउटपुट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, यहाँ हम इनपुट साइनोसॉइडल दे रहे हैं तो ये अपोजिट दे रहा है। ठीक है, मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग का दे रहा है। फिर ये जो आउटपुट है वो मेरा एक फीडबैक सर्किट लेंगे, नेटवर्क लेंगे जो मेरा कंपनसेट करेगा। ठीक है, एनर्जी लॉस को। तो यहाँ जो आउटपुट दे रहे हैं वो मेरा इसके इनपुट पे जाएगा। ठीक है, मीन्स फीडबैक का इनपुट पे ये मेरा मेन आउटपुट होगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेरा लॉसेज हो रहे हैं, जो भी मेरा चेंजेस हो रहे हैं उसको ये कंपनसेट करेगा। तो यहाँ जो आउटपुट हम लोग दे रहे हैं इसके इनपुट पे, तो ये क्या होगा 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा। देन अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इनपुट ऐसा दिए, यहाँ पे आउटपुट ऐसा आ रहा, फिर ये इनपुट हमको यहाँ पे ऐसा चाहिए, तभी तो यहाँ पे फीडबैक होगा। तो ये इनपुट और ये इनपुट का फेस शिफ्ट जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखना है, यहाँ जो हम लोग दे रहे हैं और ये वाला फेस शिफ्ट सेम होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर यहाँ एक इन्वर्टर यूज़ किए हैं, ठीक है, जो 180 डिग्री फेस शिफ्ट है, अगर हम लोग फिर से एक 180 डिग्री फेस शिफ्ट यहाँ यूज़ करेंगे देन मेरा ये सेम आ जाएगा। तो टोटल यहाँ फेस शिफ्टिंग कितना हो रहा है 360 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री का यहाँ फेस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे फिक्सेशियस वोल्टेज। फिक्सेशियस वोल्टेज मीन्स क्या होता है, ऐसा वोल्टेज जो कि काल्पनिक हो। ठीक है, हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, एक इनपुट वोल्टेज जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, तो ये इनपुट वोल्टेज देंगे तो ये वी आउटपुट क्या होगा मेरा, गेन इनटू इनपुट। तो ए वी इनपुट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या फिक्सेशियस वोल्टेज है, मीन्स एक काल्पनिक वोल्टेज हम लोग जस्ट एज्यूम किए। ठीक है, फिर फीडबैक सर्किट का अगर हम लोग आउटपुट देखें, यहाँ पे देखो फीडबैक सर्किट का अगर ये आउटपुट इसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका आउटपुट। देन अगर मान लीजिए यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट है तो ये क्या देगा माइनस बीटा वी आउटपुट। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फेज शिफ्ट हो रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, इस यहाँ पे जो वी आउटपुट है इसकी जगह वी आउटपुट को हम लोग पुट करेंगे, ये वाला इनपुट। तो मेरा वी एफ क्या आ जाएगा माइनस ए बीटा वी इनपुट। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा फीडबैक नेटवर्क का। अब ये जो आउटपुट होगा वही मेरा फिर से यहाँ पे रिटर्न होगा, फीडबैक होगा इस बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग वी आउटपुट का वोल्टेज का ले लिए तो ए वी इनपुट हो गया, फिर फीडबैक का हम लोग लेंगे। ठीक है, फीडबैक का वी एफ माइनस बीटा वी आउटपुट आएगा। यहाँ पे वी आउटपुट का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आ गया वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस ए बीटा वी इनपुट। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली क्या कर रहा है मेरा शो कर रहा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब ऑसिलेटर में जो फीडबैक मेरा सेम हो, ठीक है, फीडबैक जो आउटपुट होता है अगर वो एम्पलीफायर को ड्राइव करेगा तो फीडबैक और जो मेन हम लोग इनपुट लिए थे फिक्सेशियस वोल्टेज लिए थे उन दोनों का जो फेज शिफ्ट हो वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उनको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस माइनस ए बीटा जो गेन है अगर हम इसको 1 पुट कर देंगे तो मेरा वी एफ इज इक्वल्स टू वी इनपुट हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बार्क-हासन क्राइटेरियन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, बार्क-हासन
क्राइटेरियन ऑफ ऑसिलेशन। इस पे क्या हो जाता है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी इनपुट, जो भी फीडबैक का आउटपुट आता है वो मेरा मेन इनपुट के बराबर चला जाता है। उस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन फॉर ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी एस हो जाएगा और माइनस ए बीटा जो गेन है मेरा वो इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको मॉडुलस करेंगे, ठीक है, अगर माइनस ए बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अगर इसको तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस माइनस को इधर ले जाएगा तो -1 आ जाएगा प्लस J0। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसको मॉडुलस करेंगे, ठीक है, तो ये जिसका मॉडुलस हमेशा 1 आना चाहिए। अगर हम बीटा का मॉडुलस करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो अगर ये जो गेन है मेरा, ठीक है, सर्किट का गेन है, अगर मेरा 1 आएगा तो ये हमेशा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ए बीटा -1 प्लस J0 है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस करेंगे तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी मेरा फीडबैक का आउटपुट था वो मेरा क्या हो जाएगा, तब मेरा इनपुट के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तो मेरा इन्वर्टर का 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है और बाकी मेरा 180 डिग्री फेज शिफ्ट मेरा किसका हो रहा है, फीडबैक का हो रहा है। तो टोटल फेज शिफ्टिंग पूरा लूप में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मेरा ऑसिलेटर है वो हमेशा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें कि जो हम लोग इनपुट दे रहे थे वो मेरा क्या हो जा रहा था, अब इनपुट का ज़रूरत नहीं, जो फीडबैक हो रहा था ना, फीडबैक ही मेरा इनपुट होता जा रहा है, फिर यहाँ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ये आउटपुट मेरा फीडबैक हो रहा है, देन ये मेरा फिर से प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये टोटल जो सर्किट होगा वो मेरा फिर से एलसी सर्किट जो हम लोग स्टडी किए थे स्टार्टिंग में, तो एलसी सर्किट के इक्वल हो जाएगा। मीन्स सी मेरा फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा था, इंडक्टर चार्ज हो रहा था, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा था, फिर कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो इसी तरह से ये क्या हो रहा है, सेम सर्किट परफॉर्म होगा। ठीक है, तो सेम सर्किट यहाँ पे परफॉर्म होगा। अब देखिए जो मेरा ऑसिलेटर जो जनरेट कर रहा है ना, वो मेरा वहाँ पे भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नॉइज़ आ जाता है। नॉइज़ बेसिकली कैसे जनरेट हो रहा है, रूम टेम्परेचर, बस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मूवमेंट चेंज होता है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत नॉइज़ के चलते चेंजेस आता है। ठीक है, तो इसको भी कंपनसेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर नॉइज़ जो बीटा गेन है अगर 1 रहेगा तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नेचर ऑफ ऑसिलेशन देखते हैं तो 3 तरह का ऑसिलेशन होता है, एक सस्टेन ऑसिलेशन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशन, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग ऑसिलेशन, 3 तरह का ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो सस्टेन ऑसिलेशन मीन्स कांस्टेंट ऑसिलेशन। इस पे मेरा जो बीटा गेन है, ए बीटा गेन, ठीक है, जो गेन लूप गेन होगा वो अगर 1 होगा, उसका मॉडुलस 1 होगा, तो मेरा ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटर। ठीक है, तो सस्टेन ऑसिलेशन आर नथिंग बट द ऑसिलेटर विच ऑसिलेट विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन सस्टेन ऑसिलेटर का क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए बीटा इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और इस पर जो टोटल फेज शिफ्ट होगा वो मेरा 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री इट मीन्स 0 डिग्री, मीन्स जो पहले पोजीशन में था वही फिर से वापस पोजीशन में आ गया, तो हम लोग 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है इस पर। ठीक है, तो मेरा इस तरह का अगर कंडीशन जो बार्कहाउज़ेन कंडीशन है, जो लूप गेन मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रोइंग टाइप ऑसिलेशन। ठीक है, ग्रोइंग टाइप ऑसिलेशन, इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑसिलेशन, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली भी ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे जो मॉडुलस होगा ए बीटा और मैग्नीट्यूड जो होगा लूप गेन का वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो बीटा गेन, ठीक है, अगर हम लोग इसको ग्रेटर देन 1 करेंगे तो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, ग्रोइंग टाइप का होगा। ठीक है, और इसका जो टोटल फेज शिफ्ट इसका भी 0 डिग्री और 360 डिग्री होगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन क्या करेगा, मेरा ग्रोइंग टाइप का ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। धीरे धीरे ये क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फिगर हो गया ग्रोइंग टाइप ऑसिलेशन का।
थर्ड वन क्या है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशन। इस पे जो मॉडुलस ए बीटा है जिसका मैग्नीट्यूड है लूप गेन का, अगर वो लेस देन यूनिटी हो जाएगा, टोटल फेज शिफ्ट मेरा 0-360 डिग्री रहेगा, ठीक है। बाक-हासन क्राइटेरियन है फॉर ऑसिलेशन का। अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो जो ऑसिलेशन हो रहा था वो मेरा डिके करेगा, ठीक है, डिकेइंग इन नेचर, और 1 टाइम पे ये रिड्यूस करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3 तरह का ऑसिलेशन था, सस्टेन ऑसिलेशन, ग्रोइंग टाइप ऑसिलेशन और डिकेइंग टाइप ऑसिलेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रेंज देखेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का नेम देखेंगे, उसका एब्रीविएशन देखेंगे, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए आगे हम लोग जितने भी सर्किट स्टडी करेंगे उसमें हम लोग बोलेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज हमको उसका आइडिया होना चाहिए कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो वो कितने से कितने रेंज तक का होगा। तो ठीक है, उसी का यहाँ पे चार्ट यहाँ शो किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए चार्ट शो किया गया। अगर लो फ्रीक्वेंसी होता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग VLF से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो रेंज होगा वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 30 किलोहर्ट्ज़ तक होगा। लो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको LF से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ तक होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये लो फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन्स हमको ये पता होना चाहिए लो फ्रीक्वेंसी मीन्स 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ होता है, ठीक है। मीडियम फ्रीक्वेंसी को MF से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रेंज कितना होता है 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़। हाई फ्रीक्वेंसी को HF से रिप्रेजेंट करेंगे और HF का जो रेंज होगा वो कितना होगा 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को VHF से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ होगा। देन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को UHF से रिप्रेजेंट करेंगे, 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक होगा। देन सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, इसको SHF से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी को EHF से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। तो ये मेरा बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये हमेशा 3 के रेंज में ही, 3 के पावर में ही रेंज में आता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक चार्ट शो किया गया है सारे फ्रीक्वेंसी का। ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट है, यहाँ 3 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट हुआ है, इसका जो नेक्स्ट है 30 किलोहर्ट्ज़, ये कहीं ना कहीं लो फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है। तो इस तरह से रेंज मेरा एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूस इन नेचर है, ठीक है। तो जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग सुन पाते, बोलते हैं ना 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं। तो मेरा वो किसके अंदर आ जाता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, RF, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। ये मेरा रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो कहीं ना कहीं ऑडियो फ्रीक्वेंसी मेरा 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ तक होता है ना, ये मेरा इसके अंदर आ जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर ऑडियो फ्रीक्वेंसी आ जाता है, और मेरा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग RF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 30 किलोहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये मेरा रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक है। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे AF ऑसिलेटर के बारे में, मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।